हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुस्सैल, जिद्दी और व्हीलचेयर पर बैठा फौजी कैप्टन किसी बेसहारा माँ के सामने घुटनों के बल बैठकर शादी की भीख मांगेगा? नहीं ना। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी ही धमाकेदार है, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 6 महीने पहले। कहानी की शुरुआत में हमारी बेचारी हीरोइन जियांग सूतांग पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसका पति तो है नहीं, ऊपर से उसके 2 छोटे छोटे जुड़वां बच्चे हैं, व्हीट ईयर और फ्लावर, जो बेचारे बोल नहीं सकते, यानी मूक बधिर हैं। अब इस जालिम दुनिया में जहां लोग हमदर्दी कम और ताने ज्यादा मारते हैं, सूतांग के ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जेठ चिल्लाता है, इन दोनों आवारा कुत्तों जैसे बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेचारी सूतांग रोती बिलखती गलियों में आ जाती है, लेकिन ठान लेती है कि चाहे भीख मांगनी पड़े, वो अपने बच्चों को पाल कर रहेगी। भूख और कमजोरी की वजह से सूतांग रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सेना के अस्पताल में पाती है। वहां मौजूद एक भला फौजी भाई उससे पूछता है, अरे बहन, तुम अकेले 2 बच्चों को लेकर कहाँ भटक रही हो? सूतांग रोते हुए कहती है, मुझे बस कोई भी काम दे दो, मैं कचरा साफ करने से लेकर हर मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तभी वो फौजी भाई उसे एक गजब का आइडिया देता है। वो कहता है, हमारे कैप्टन साहब है, कैप्टन गू, मिशन के दौरान उनका पैर घायल हो गया था, तब से वो व्हीलचेयर पर है। उनके घर के लिए एक नैनी यानी काम करने वाली की जरूरत है। लेकिन हाँ, संभल कर, कैप्टन साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है और वो किसी को अपने आसपास फटकने नहीं देते। अब सूतांग तो ठहरी हिम्मत वाली माँ, वो कहती है, मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस रहने की जगह दे दो। जब सूतांग कैप्टन गू के घर पहुंचती है तो एंट्री होते ही कैप्टन गू का गुस्सा चालू। वो चिल्लाते हैं, मुझे किसी नैनी वैनी की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, यहाँ से चली जाओ। कैप्टन गू को लगता था कि कोई बुढ़िया आएगी, लेकिन सामने तो एक जवान और खूबसूरत महिला खड़ी थी। तभी पड़ोस की एक और फौजी भाभी यानी झो की पत्नी वहां आ धमकती हैं और कैप्टन को डांटते हुए कहती हैं, ओल्ड गू, अपना ये फौजी रौब बंद करो, ये बेचारी 2 बच्चों की माँ है, अगर तुमने इसे पनाह नहीं दी तो ये बाहर भूख से मर जाएंगे, क्या तुम इतने बेरहम हो? कैप्टन गू चाहकर भी मना नहीं कर पाते और बुदबुदाते हुए कहते हैं, ठीक है, जो करना है करो। अब भाई, जहां पड़ोसी हो वहां गॉसिप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं कि अरे, कैप्टन गू तो कुनारे हैं और पैर से लाचार भी, ऊपर से घर में एक जवान विधवा नैनी आ गई है, कहीं दोनों के बीच कुछ पक तो नहीं रहा। लेकिन जब पड़ोस की भाभी को सूतांग की कंगाली और बेबसी का पता चलता है तो उनका दिल पिघल जाता है। वो सूतांग को माफी के तौर पर खाने के लिए मटन रिब्स यानी मांस देती हैं। सूतांग के बच्चे इतने प्यारे हैं कि पड़ोस की बच्ची याओ याओ कहती है, मम्मी, ये दोनों तो बिल्कुल अंकल गू जैसे दिखते हैं, इनकी आंख नाक सब अंकल गू से मिलती है। अब ये सुनकर कैप्टन गू और पड़ोसी दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई इन बच्चों का कैप्टन से कोई पुराना नाता है? ये तो आगे ही पता चलेगा। घर में सूतांग कैप्टन के लिए मटन रिब्स और बेहतरीन खाना बनाती है। कैप्टन गू ऊपर से भले ही नारियल की तरह सख्त दिखते हो, पर अंदर से बड़े ही मलाईदार यानी नरम दिल के हैं। जब सूतांग खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाने लगती है तो कैप्टन गू गुस्से में ऑर्डर देते हैं, ये मेरा हुक्म है, तुम तीनों 3-3 पीस मीट खाओगे, अगर नहीं खाना तो घर से बाहर निकल जाओ। सूतांग को समझ आ जाता है कि कैप्टन साहब जुबान के कड़वे जरूर हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। रात होती है तो सूतांग एक वफादार नैनी की तरह कैप्टन के पैर धोने के लिए गर्म पानी लाती है, लेकिन कैप्टन गू झिझक कर चिल्लाते हैं, अरे तुम क्या कर रही हो, जाओ जाकर सो जाओ। सूतांग डर कर रोने लगती है, कैप्टन साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। कैप्टन गू अपनी जिंदगी में दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरे, पर सूतांग के आंसू देखते ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो घबराकर कहते हैं, अरे बाप रे, तुम तो मेरी अम्मा बन गई हो, रोना बंद करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, अगर अब रोई तो सैलरी काट लूंगा। इसके बाद कैप्टन को वॉशरूम जाना होता है। सूतांग कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ, पर कैप्टन का फौजी ईगो बीच में आ जाता है, अरे भाई, मैं एक मर्द हूँ और तुम औरत, तुम अंदर आओगी क्या? सूतांग बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं तो नैनी हूँ, सब संभाल लूंगी, आप शर्मा रहे हैं तो मैं पीठ घुमा लेती हूँ। कैप्टन गू ने हाथ जोड़े और बोले, तुम दरवाजे पर रुको, ये मेरा ऑर्डर है। रात को जब कैप्टन सोने जाते हैं तो सूतांग उनकी शर्ट के बटन खोलने में मदद करने लगती है। कैप्टन गू तुरंत चौंक कर पीछे हटते हैं और कहते हैं, देखो, अपनी हद में रहो, नैनी हो तो नैनी बनकर रहो, मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। सूतांग बेचारी का दिल टूट जाता है। वो कहती है, कैप्टन साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बात बदलने के लिए पूछते हैं, तुम्हारी दोनों बच्चे बोल नहीं सकते, क्या इसीलिए किसी ने उनका नाम सरकारी कागजों में दर्ज नहीं करवाया? सूतांग उबास होकर कहती है,
हाँ, दुनिया ऐसी ही है। कैप्टन गू का दिल अंदर ही अंदर पिघल जाता है। अगली सुबह सूतांग कैप्टन के लिए गर्मा गर्म दलिया और गाजर का सलाद बनाती है। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है लिन शियांग वेई की। ये मैडम खुद को कैप्टन गू की मंगेतर समझती हैं और सज धज कर टिफिन लेकर आई थी। सूतांग को देखकर ये भड़क जाती हैं। तुम कौन हो? इतनी जवान लड़की मेरे मिंगफेंग के घर में क्या कर रही है? ये तो बेशर्म है। तभी पड़ोस की हमारी प्यारी झो भाभी आ जाती हैं और लिन शियांग वेई को करारा जवाब देती हैं। ओए हेलो, जरा जुबान संभाल के, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन से यहाँ नैनी बनी है, तुम्हारी बकवास यहाँ नहीं चलेगी। लिन शियांग वेई गुस्से में अपना लाया हुआ खाना जमीन पर फेंक देती है। तभी पड़ोस की छोटी बच्ची याओ याओ कहती है, मम्मी इस आंटी का खाना तो बहुत गंदा दिख रहा था, मुझे तो सूतांग आंटी के हाथ के बने मीठे बंस खाने हैं। जो भाभी हंसती हैं और सूतांग से कहती हैं, जियो मेरी बहन, आज से तो मेरी बेटी याओ याओ को भी खाना खिलाना, मैं तुम्हें अलग से 10 रुपए महीना दूंगी। खाना खाते हुए छोटी याओ याओ मासूमियत से कहती है, सूतांग कितनी सुंदर है और खाना भी कितना अच्छा बनाती हैं। काश ये अंकल गू की पत्नी बन जाए तो मेरे छोटे भाई बहनों को पापा मिल जाएंगे। ये सुनकर कैप्टन गू चाय पीते पीते खांसने लगते हैं और सूतांग भी शर्मा जाती है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। सूतांग कैप्टन के कपड़े धोने के लिए उठाती है। कैप्टन गू अचानक एक कपड़ा छीन लेते हैं और शर्माते हुए कहते हैं, रुको, तुम सब धो सकती हो, पर मेरे अंडरवेयर मत छूना, वो मैं खुद धो लूंगा। सूतांग कहती है, अरे आप लाचार हैं, मैं नैनी हूँ, मैं धो दूंगी। कैप्टन गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, तुम मुझे सच में पागल कर दोगी। तभी सूतांग कैप्टन के नहाने के लिए गर्म पानी लाती है। कैप्टन देखते हैं कि सूतांग का हाथ एकदम ठंडा है। वो तुरंत सूतांग का हाथ पकड़ लेते हैं और बड़े प्यार से डांटते हुए कहते हैं, ठंडे पानी में ज्यादा काम मत किया करो, सेहत खराब हो जाएगी तो बाद में पछताओगी। सूतांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सालों बाद किसी मर्द ने उसकी इतनी परवाह की थी और उसे एक इंसान समझा था। सुबह सुबह कैप्टन गू सूतांग के धुले हुए कपड़े, खासकर उनका वो अंडरवेयर देखकर थोड़े झेंप जाते हैं। तभी पड़ोस की झाऊ भाभी आती हैं। कैप्टन कहते हैं, भाभी आज सूतांग और बच्चों को मार्केट ले जाकर कुछ नए कपड़े और मीट दिला लाओ, बेचारे बहुत कमजोर हैं। लेकिन झाऊ भाभी तो ठहरी असली मैच मेकर, शादी कराने वाली। वो बहाना बनाकर कहती है, अरे भाई मुझे तो बड़ा जरूरी काम है, तुम खुद क्यों नहीं जाते? सूतांग तुम्हारी व्हीलचेयर धक्का दे देगी, दोनों घूम भी आओगे। सूतांग भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। अब सोचिए, एक लाचार फौजी कैप्टन को वो नाजुक सी लड़की व्हीलचेयर पर धकेलते हुए ले जा रही है। पर भाई सूतांग दिल की जितनी कोमल है, बच्चों के लिए उतनी ही मजबूत भी है। जैसे ही ये लोग मार्केट यानी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव पहुंचते हैं, मोहल्ले के कुछ जल कुकड़े लोग कानाफूसी शुरू कर देते हैं। देखो देखो, ये कैप्टन गू की नैनी है, सुना है कोई विधवा है। ये सुनते ही हमारे फौजी कैप्टन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कैप्टन दहाड़ते हैं, सुन लो सबके सब, जियांग सूतांग मेरी नैनी है, अगर किसी ने इसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहां वो जल कुकड़ी लिन शियांग वेई भी आ जाती है और रोने लगती है, मिंगफेंग तुमने इस मामूली नैनी के लिए मुझे डांट दिया। पर कैप्टन उसे घास तक नहीं डालते। रास्ते में कैप्टन बातों बातों में सूतांग से पूछते हैं, वैसे तुम्हारे बच्चों की शक्ल उनके पिता से मिलती होगी, तुम्हारे पति काफी हैंडसम रहे होंगे है ना, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? ये सुनते ही सूतांग का दर्द छलक पड़ता है। वो रोते हुए कहती है, वो मेरे पति नहीं थे, हमारी शादी का कोई कागज नहीं बना था, गाँव के सरपंच ने भी कह दिया था कि वो मेरा पति नहीं है। कैप्टन गू उसे संभालते हैं और सोचते हैं कि लगता है उस आदमी ने इसके साथ बहुत बुरा किया था, तभी बेचारी का ये हाल है। कैप्टन कहते हैं, चलो अच्छा है, कोई शादी नहीं हुई थी, अब तुम इस मिलिट्री कंपाउंड में किसी अच्छे मर्द को ढूंढ लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर सूतांग घबरा जाती है और कहती है, नहीं, आप मुझे निकालना चाहते हैं, मैं जिंदगी भर आपकी नैनी बनकर रहना चाहती हूँ। कैप्टन गू मुस्कुराकर कहते हैं, पागल लड़की, पूरी जिंदगी मुझे अपाहिज पर बर्बाद कर दोगी क्या? सूतांग कहती है, मैं और मेरे बच्चे हम सब तैयार हैं। अब शुरू होती है असली शॉपिंग। दुकान पर पहुंचते ही सूतांग कहती है, कैप्टन साहब हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए महंगे कपड़ों की क्या जरूरत? पर कैप्टन का ईगो जाग जाता है, तुम लोग भिखारी जैसे कपड़े पहनकर घूमती हो, लोग कहेंगे कैप्टन गू अपनी नैनी को ढंग से नहीं रखता, मेरी इज्जत का सवाल है, चलो कपड़े चुनो। दूर खड़े कैप्टन के फौजी दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह ओल्ड गू, तुम्हारे दिल की आग वापस आ गई है। दुकानदार सूतांग को देखकर कहता है, भाभी जी बहुत सुंदर है, इन पर ये नया स्टाइलिश सूट बहुत जचेगा, और ये बच्चे तो बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं। अब दुकानदार को क्या पता कि असली पापा तो व्हीलचेयर पर बैठे हैं। सूतांग जब नए कपड़े पहनकर आती है तो कैप्टन गू बस देखते ही रह जाते हैं। हालांकि फौजी स्टाइल में वो ऊपर से कहते हैं, कंपाउंड के बाकी बच्चों जितनी अच्छी तो नहीं लग रही, पर अंदर ही अंदर वो सूतांग के दीवाने हो चुके थे। दुकानदार सूतांग के जूतों की तारीफ करता है और कहता है, कैप्टन साहब भाभी जी के लिए ये लेदर के जूते ले लो। तभी कैप्टन की नजर एक बेहद खूबसूरत घड़ी पर पड़ती है। कैप्टन कहते हैं, ये घड़ी इसे ट्राई कराओ। सूतांग चौंक जाती है,
नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कैप्टन झूठ बोलते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, मैंने इसलिए खरीदी है ताकि तुम काम करते वक्त टाइम देख सको और लेट ना हो। जब नौकरी छोड़ोगी तो वापस ले लूंगा। अब भाई वो घड़ी पूरे 200 रुपए की थी। उस जमाने में 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। सूतांग की कलाई पतली थी तो कैप्टन कहते हैं, इसे ठीक करवा लेना। सूतांग मन ही मन सोचती है कि कैप्टन ने मुझ पर इतने पैसे खर्च कर दिए, मैं अपनी पहली सैलरी से ये सारे पैसे चुका दूंगी। कपड़ों के बाद कैप्टन गू बच्चों के लिए 5 किलो बिस्किट, संतरे की कैंडी और मॉल्टेड मिल्क पाउडर तलवाते हैं। सूतांग कहती है, कैप्टन साहब इतना सब मत खरीदो, बच्चों को पसंद नहीं है। कैप्टन डांटते हैं, तुम बच्चे हो क्या, तुम्हें कैसे पता उन्हें पसंद नहीं, और वैसे भी पड़ोस की याओ याओ भी तो खाने आती है, उसके लिए खरीदा है। शॉपिंग का सारा सामान सूतांग कैप्टन की गोद में रखने लगती है तो सूतांग कहती है, कैप्टन साहब आपके पैर में चोट है, मैं उठा लेती हूँ। कैप्टन चिढ़कर कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत धीरे चलती हो, इसलिए सामान मैंने अपनी गोद में रखा है ताकि हम जल्दी घर पहुंच सके। बाजार में वो ड्रामेबाज लिन शियांगवे सूतांग को सताने लगती है और चिल्लाती है, तू एक मामूली नैनी होकर मेरे मिंगफेंग के आगे पीछे घूमती है, उसे रिझाना चाहती है। सूतांग रोते हुए मना करती है पर वो नहीं मानती। तभी सूतांग का छोटा बेटा वीटियर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो छोटा सा बच्चा दौड़कर आता है और लिन शियांगवे को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। कैप्टन गू ये देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा, इसे और जोर से मारो, कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा। शियांगवे गाल पकड़कर रोने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पापा डायरेक्टर हैं, मैं सबको देख लूंगी। मामला सीधे पंचायत और डायरेक्टर लिन तक पहुंच जाता है। लिन शियांगवे के पापा। डायरेक्टर लिन कैप्टन गू पर रौम झाड़ते हुए कहते हैं, मिंगफेंग तुम्हारी नैनी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, इसका इंसाफ होना चाहिए। लेकिन भाई कैप्टन गू तो शेर है, वो सीधे डायरेक्टर के सामने दहाड़ते हैं, डायरेक्टर साहब आपकी बेटी ने पहले मेरी नैनी को अपमानित किया, और जहां तक शादी की बात है तो सुन लीजिए, मैं लिन शियांगवे से कभी शादी नहीं करूंगा। जियांग सूतांग की एक बाल के बराबर भी तुम्हारी बेटी की औकात नहीं है। ये सुनकर लिन परिवार का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। इसी बीच बच्चों में भी तगड़ा झगड़ा हो जाता है। पड़ोस का एक लड़का सूतांग की बेटी फ्लावर को पैसा डुबोने वाली लड़की कह देता है। ये सुनते ही हमारी प्यारी छोटी याओ याओ और सूतांग के बच्चे उस लड़के को दांत से काट लेते हैं और जमकर धुनाई कर देते हैं। जब उस लड़के की माँ शिकायत करने आती है तो झाऊ भाभी गरजती हैं, बिल्कुल सही किया बच्चों ने, जिनके मुंह गंदे होते हैं उन्हें लात घूसे ही मिलने चाहिए। घर आकर कैप्टन गू सूतांग को डांटते हैं कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो, हवा का झोंका आए तो उड़ जाओगी। वो बाजार से लाया हुआ कीमती माल्टेड मिल्क पाउडर सूतांग को पीने के लिए देते हैं। सूतांग कहती है, नहीं कैप्टन साहब, ये तो बच्चों के लिए है। कैप्टन गू गुस्से में कहते हैं, चुपचाप इसे पियो, ये मेरा ऑर्डर है, या फिर क्या तुम चाहती हो कि मुझ जैसा अपाहिज इंसान तुम्हें अपने हाथों से चम्मच से दूध पिलाए। सूतांग शर्माकर चुपचाप दूध पी लेती है। तभी छोटी याओ याओ कहती है, अंकल गू आप सूतांग आंटी से शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी के बाद हम सब हमेशा साथ रहेंगे। कैप्टन गू उदास होकर कहते हैं, याओ याओ मैं आंटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं लाचार हूँ और मेरी कोई भविष्य नहीं है। रात को सूतांग हमेशा की तरह कैप्टन के पैर धोने आती है। कैप्टन गू का कैपिटल यानी दिल्ली में एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है जहां उनका पैर काटा भी जा सकता है। कैप्टन उदास होकर कहते हैं, सूतांग क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, ऑपरेशन के बाद मेरा ये पैर भी नहीं रहेगा और अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा। सूतांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, कैप्टन साहब आप ऐसा मत बोलिए, अगर आपका पैर कट भी गया तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, अगर आप नहीं रहे तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि वो आपकी यादों का ख्याल रखें। कैप्टन गू भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने कम्यून में लिखवा दिया है, मेरे बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा, अगर जिंदगी में कोई अच्छा मर्द मिले तो शादी कर लेना, और अगर वो तुम्हें सताए तो मुझे याद करना, मैं भूत बनकर उसे डराने आऊंगा। सूतांग रोते हुए कहती है, प्लीज कैप्टन ऐसी बातें मत कीजिए। तभी अचानक सूतांग पानी फेंकने के लिए मुड़ती है तो कैप्टन गू की नजर उसकी स्कर्ट के पीछे पड़ती है। सूतांग को पीरियड्स आ गए थे और दाग लग गया था। सूतांग बेहद शर्मिंदा हो जाती है और घबराकर कहती है, आई एम सॉरी कैप्टन, मैं अभी बिस्तर साफ कर देती हूँ, मैं जाकर कपड़े धो लेती हूँ, आप गुस्सा मत होइए। लेकिन कैप्टन गू का दिल तड़प उठता है। वो चिल्लाते हैं, जियांग सूतांग क्या तुम पागल हो, तुम बीमार हो, चुपचाप यहाँ आकर लेट जाओ। सूतांग कहती है, नहीं मैं गरीब हूँ, हम गांव में इस पर लकड़ी की राख छिड़क कर काम चला लेते हैं। कैप्टन गू का दिल टूट जाता है कि इस लड़की ने जिंदगी में कितनी तकलीफें झेली हैं। वो उसे डांटकर बिस्तर पर लेटाते हैं और खुद व्हीलचेयर से बाहर की तरफ भागते हैं ताकि रात के सन्नाटे में सूतांग के लिए किसी लेडी डॉक्टर या मदद का इंतजाम कर सके। रात के सन्नाटे में कैप्टन गू व्हीलचेयर पर भागते हुए झो भाई के घर पहुंचते हैं। वो घबराकर झो भाभी कमरेड ये को जगाते हैं, भाभी सूतांग की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मदद करो,
झो भाभी तुरंत समझ जाती हैं। वो एक थैले में ज़रूरत का सामान और ब्राउन शुगर यानी गुड़ देकर कहती हैं, इसे गर्म पानी में अदरक के साथ उबालकर सुतांग को पिला देना, ठंड दूर हो जाएगी। कैप्टन गू जेब टटोलते हैं, अरे मैं हड़बड़ी में पैसे लाना भूल गया। झो भाई हंसकर कहते हैं, ओल्ड गू, हमारी दोस्ती में ये पैसों की बातें छोड़ो, भागो और जाकर सुतांग को संभालो। घर आकर कैप्टन गू सुतांग को वो गर्म काढ़ा पीने को देते हैं। सुतांग कहती है, कैप्टन साहब ये तो औरतों की पीने की चीज़ है। कैप्टन गू आंखें तरेर कर गांठते हैं, चुपचाप पूरा पी जाओ, अगर नहीं पिया तो मैं इसे फेंक दूंगा, और हाँ आज रात तुम इसी बिस्तर पर सोगी। सुतांग डरकर चुपचाप पी लेती है। अगली सुबह जब सुतांग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके रात के मैले कपड़े गायब हैं। वो बाहर आकर देखती है कि सारे कपड़े धुलकर सूख रहे हैं। सुतांग चौंक कर पूछती है, कैप्टन साहब ये कपड़े किसने धोए? कैप्टन गू शान से कहते हैं, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और है क्या? दोपहर में ही धो दिए थे। सुतांग रोने लगती है, कैप्टन साहब कपड़े धोना औरतों का काम है, आपने क्यों धोए? उस पर दाग भी थे। कैप्टन गू झिल्ला कर कहते हैं, अरे मेरी पूर्वज, फिर रोना शुरू। मैंने बस उसे कुछ 100 बार रगड़ दिया, सारा दाग साफ हो गया। मैं तुम्हें यहाँ तकलीफ देने के लिए नहीं लाया हूँ, चलो चुपचाप खाना खाओ। तभी सुबह सुबह वो बेशर्म लिन शांगवेई फिर से टिफिन लेकर आ धमकती है। झो भाभी उसे देखकर कहती हैं, अरे कल की बेइज्जती कम थी क्या, जो आज फिर मुंह उठा के आ गई? शियांगवेई कहती है, कल मैं गुस्से में थी, पर आज मुझे समझ आ गया कि ये तो बस एक नौकरानी है, मैं तो डायरेक्टर की बेटी हूँ, मेरा और मिंगफेंग का क्या मुकाबला। वो सुतांग को नीचा दिखाते हुए कहती है, सुन नैनी, आज से मेरे भी सारे कपड़े तू ही धोएगी, क्योंकि इस कंपाउंड में सब कुछ शेयर होता है। ये सुनते ही कैप्टन गू का पारा 100 डिग्री पार कर जाता है। वो चिल्लाते हैं, लिन शियांगवेई, मैं 3 तक गिनता हूँ, यहाँ से दफा हो जा। भले ही मेरा पैर खराब है पर मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू डायरेक्टर की बेटी होगी पर मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। शियांगवेई रोती हुई भाग जाती है। इसके बाद सब नाश्ता करने बैठते हैं। सुतांग कैप्टन के आगे मीट वाले बंस रखती है और खुद वेजिटेबल यानी सब्जी वाले खाने लगती है। कैप्टन गू चुपके से अपनी प्लेट सुतांग की तरफ खिसका देते हैं। सुतांग कहती है, नहीं कैप्टन, मुझे सब्जी वाले बंस ही पसंद है। तभी पड़ोस की छोटी याओ याओ मासूमियत से बोल पड़ती है, अंकल गू तो सुतांग आंटी को बहुत पसंद करते हैं। मम्मी कहती हैं कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसे अपनी अच्छी चीजें दे देते हैं। ये सुनकर कैप्टन और सुतांग दोनों ही पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन कहानी में असली तूफान तो अब आता है। लिन शियांगवेई रोती हुई अपने डायरेक्टर पापा और मिलिट्री के बड़े बड़े अफसरों को लेकर कैप्टन गू के घर धावा बोल देती है। वो चिल्लाती है, पापा इस डायन ने मुझ पर जादू कर दिया है और मिंगफेंग को भड़काया है। अफसर सुतांग को डराते हैं, बताओ तुम्हारा और कैप्टन गू का क्या चक्कर है? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है? सुतांग डर के मारे कांपने लगती है और रोते हुए कहती है, साहब मेरे बच्चों को मत मारना, जो सजा देनी है मुझे दे दो। तभी कैप्टन गू अपनी व्हील चेयर पर शेर की तरह एंट्री मारते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं, लीडर्स मेरे घर को क्यों तोड़ने चले आए? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? डायरेक्टर लिन गुस्से में कहते हैं, मिंगफेंग तुम्हारी इस मामूली नैनी की वजह से मेरी बेटी की बदनामी हो रही है, तुम्हें शियांगवेई से शादी करनी ही होगी, हमारी बात पहले ही तय हो चुकी थी। कैप्टन गू हंसते हैं और सबके सामने कहते हैं, डायरेक्टर साहब आपकी बेटी हर जगह जाकर रोती है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मैं अपाहिज हूँ और अब लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। जब आपकी बेटी को मुझसे नफरत है तो ये जबरन की शादी कैसी? वहाँ मौजूद बड़े लीडर भी कैप्टन की बात से सहमत हो जाते हैं और डायरेक्टर लिन से कहते हैं, ओल्ड लिन, जबरदस्ती की शादी में कोई खुशी नहीं होती। जब लड़की ही राजी नहीं है और मिंगफेंग भी मना कर रहा है तो बात खत्म करो। बड़े लीडर लिन परिवार की जबरदस्ती वाली शादी को तो टाल देते हैं, लेकिन वो कैप्टन गू को अकेले में चेतावनी देते हैं, देखो मिंगफेंग, इस मिलिट्री कंपाउंड में कोई गलत अफवाह नहीं उड़नी चाहिए। बिना शादी के एक औरत का यूं तुम्हारे घर में रहना हुलीगनिज्म माना जा सकता है, जिसकी सजा बहुत सख्त है। लीडर सीधे सुतांग से पूछते हैं, कमरेड जियांग, क्या तुम हमारे कैप्टन गू से शादी करने के लिए तैयार हो? सुतांग तो बेचारी डर जाती है। वो कहती है, साहब अगर कोई गलती हुई है तो सजा मुझे दो, कैप्टन बेकसूर है। वहीं कैप्टन गू का फौजी ईगो फिर जाग जाता है। वो अपनी लाचारी छुपाने के लिए कड़क कर बोलते हैं, लीडर साहब ये सिर्फ एक नैनी है और इसे अपना काम ईमानदारी से करने दीजिए। वो खुद को कोसते हुए सुतांग से कहते हैं, क्या मैं कोई सुअर हूँ जो लोग मेरी जबरदस्ती ब्रीडिंग कराना चाहते हैं? मैं तो अपाहिज हूँ जो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता। बाद में जब सब चले जाते हैं तो सुतांग को रोता देख कैप्टन गू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो व्हील चेयर से सुतांग का हाथ पकड़ते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, अरे बाबा तुम फिर रोने लगी, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से सबसे ज्यादा डर लगता है, अब रोना बंद करो, तुम जो मांगोगी मैं आसमान से चांद भी तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। सुतांग सुबकते हुए कहती है, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। कैप्टन गू से बताते हैं कि उन्हें सेना में फर्स्ट क्लास मेडल मिला था, जिसकी वजह से बड़े लीडर ने दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में उनके पैर के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अगले दिन हमारी प्यारी झो भाभी सुतांग
सुतांग को मिलिट्री के सरकारी बाथ हाउस यानी महिला स्नान घर ले जाती हैं। जैसे ही सुतांग कपड़े बदलती है, वहां मौजूद दूसरी औरतें उसकी मखमली और बेदाग स्किन देखकर जल भुन जाती हैं। वो आपस में फुसफुसाती हैं, अरे ये तो 2 बच्चों की माँ है, फिर भी इसकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है। तभी एक जलकुकड़ी औरत सुतांग को टोकती है, हेलो, तुम तो बाहर की नैनी हो, इस मिलिट्री बाथ हाउस में सिर्फ फौजियों के परिवार आ सकते हैं, तुम यहाँ कैसे आई। जो भाभी तुरंत शेरनी की तरह बीच में कूद पड़ती हैं और कहती हैं, ओए अपनी जबान को लगाम दो, इसे कैप्टन गू ने अपने पास के सरकारी टिकट देकर भेजा है, अगर कोई दिक्कत है तो जाकर सीधे कैप्टन से बात करो। सुतांग ने कैप्टन की इतनी सेवा की है कि ठीक होते ही कैप्टन का प्रमोशन पक्का है, तब तुम जैसी औरतें मुंह देखती रह जाओगी। दूसरी तरफ सुतांग की तरक्की देखकर कुछ जलने वाले लोग जैसे चैन क्यू रोंग साजिश रचते हैं कि क्यों ना सुतांग की शादी अपने लफंगे भाई चैन हू से करवा दी जाए, ताकि वो कैप्टन के घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए और उसकी जिंदगी नर्क बन जाए। शाम को जब वो घर लौटती हैं तो झो भाभी मजाक में कहती हैं, सुतांग, बाथ हाउस का फर्श बहुत फिसलन भरा है, कैप्टन वहां गिर सकते हैं, तुम घर में ही बड़ा सा लकड़ी का टब यानी वुडन बैरल निकालो और कैप्टन गू को बढ़िया से नहला दो। कैप्टन गू ये सुनकर कमरे में भाग जाते हैं, मुझे नहीं नहाना, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन रात को सुतांग पानी गर्म करके टब तैयार कर देती है। वो कैप्टन से कहती है, कैप्टन साहब, बाथरूम बहुत स्लिपरी है, मैं आपकी नहाने में मदद कर देती हूँ। कैप्टन गू शर्माकर कतराने लगते हैं, अरे तुम एक औरत हो और मैं एक मर्द, ये क्या बकवास है। तब हमारी मासूम सुतांग एक धांसू और कड़क डायलॉग मारती है कि कैप्टन गू की बोलती ही बंद हो जाती है। सुतांग कहती है, कैप्टन साहब, मैं एक पेशेवर नैनी हूँ, मैंने सालों तक अपने बीमार और लकवाग्रस्त ससुर की सेवा की है, उनका मलमूत्र तक साफ किया है, मैंने मर्दों का शरीर देखा है, आप में ऐसा कुछ स्पेशल या अलग नहीं है, इसलिए शर्माना बंद कीजिए। कैप्टन गू चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात खटक रही थी। सुतांग जब उन्हें नहलाने लगती है तो कैप्टन गू गंभीर होकर पूछते हैं, सुतांग, इस कंपाउंड में झूठ बोलना मना है, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारा पति सच में मर चुका है। सुतांग के हाथ रुक जाते हैं, उसकी आंखों में अतीत का खौफ तैराता है। वो धीरे से कहती है, मेरी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, 2 साल तक हम साथ रहे, जिससे ये दोनों जुड़वा बच्चे यानी व्हीटियर और फ्लावर हुए, लेकिन वो मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। ये सुनते ही कैप्टन गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुतांग जब बताती है कि कागजी शादी न होने की वजह से उसका कोई पति नहीं है और वो अकेली है, तो वो रोते हुए कैप्टन से पूछती है, कैप्टन साहब, क्या आप मुझे 2 बच्चों की वजह से गंदी या अपवित्र समझते हैं। कैप्टन गू का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं, पागल लड़की, कानूनन तुम आज भी एक कुंवारी लड़की हो, गंदी कैसी, तुम बहुत साफ दिल की हो और तुम्हें जिंदगी में कोई बहुत अच्छा मर्द मिलेगा। सुतांग मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा तो अब मैं आपको नहला दूं, आपने वादा किया था। कैप्टन गू फिर शर्माने लगते हैं और कहते हैं, मैं पैंट नहीं उतारूंगा। सुतांग बिना किसी गलत इरादे के कहती है, साहब, मैं बस कपड़े धोने और आपको साफ करने के लिए कह रही हूँ, कोई और मतलब नहीं है। खैर, कैप्टन गू चिढ़कर उसे कमरे से बाहर भेज देते हैं। जब सुतांग कहती है कि अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे मार लीजिए, तो कैप्टन भावुक होकर कहते हैं, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा और न किसी और को उठने दूंगा। उसी रात डायरेक्टर लिन कैप्टन गू को किसी बहाने से अपने ऑफिस बुला लेते हैं ताकि घर खाली रहे। कैप्टन गू सुतांग से कहते हैं, तुम घर का दरवाजा अंदर से लॉक करके बच्चों के साथ सो जाना। सुतांग मुस्कुराकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके घर लौटने का इंतजार करूंगी। लेकिन जैसे ही कैप्टन जाते हैं, लिन परिवार का भेजा हुआ गुंडा चेन हू दीवार फांदकर सुतांग के कमरे में घुस जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। सुतांग चिल्लाती है। तभी किस्मत से कैप्टन गू और झो भाई वहां पहुंच जाते हैं। कैप्टन गू व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उस गुंडे चेन हू को दबोच लेते हैं और उसकी ऐसी धुनाई करते हैं कि वो सीधे सच उगल देता है। कैप्टन गू उस गुंडे को घसीटते हुए सीधे डायरेक्टर लिन के घर ले जाते हैं और सबके सामने दहाड़ते हैं, डायरेक्टर लिन, मुझे ऑफिस बुलाकर इस नीच इंसान को मेरी नैनी के पास किसने भेजा था। चेन हू पिटने के डर से चिल्ला उठता है, साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब डायरेक्टर की बेटी लिन श्यांग वे का प्लान था। उसी ने मुझसे कहा था कि आज रात घर में कोई नहीं होगा, जाकर नैनी का फायदा उठा लो। ये सुनते ही पूरे कंपाउंड के सामने लिन श्यांग वे की इज्जत नीलाम हो जाती है। अब कहानी में आता है 440 वोल्ट का झटका। अगले दिन लिन श्यांग वे के मुंह से खून आने के बाद जब उसका मेडिकल टेस्ट होता है तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं, डायरेक्टर साहब, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। लिन श्यांग वे तुरंत सारा इल्जाम कैप्टन गू पर मढ़ देती है। मिंगफंग ने मेरे साथ संबंध बनाए थे, ये बच्चा उसी का है। फौजी लीडर जब कैप्टन गू से पूछते हैं तो कैप्टन गू हंसते हुए अपनी टांगों की तरफ इशारा करते हैं, लीडर्स, आप सब जानते हैं कि जंग में चोट लगने के बाद मैं बाप बनने के काबिल नहीं रहा, फिर ये लड़की मेरे सिर पर नाजायज बच्चे का इल्जाम कैसे लगा सकती है। लेकिन तभी डायरेक्टर लिन 4 साल पुरानी एक सीक्रेट मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर पटकते हैं। उस रिपोर्ट
रिपोर्ट में लिखा था कि जंग में घायल होने के बावजूद कैप्टन गू की मर्दानगी बिल्कुल सुरक्षित थी, वो पूरी तरह ठीक थे। कैप्टन गू भी चौंक जाते हैं क्योंकि उस वक्त के डॉक्टरों ने उनसे ये बात छुपाई थी ताकि लिन परिवार से उनकी शादी फिक्स की जा सके। ये सच जानने के बाद कैप्टन गू घर आते हैं और सुतांग को अकेले में पकड़कर सीधे उसकी आंखों में देखते हैं। कैप्टन की आवाज भारी हो जाती है। वो पूछते हैं, जियांग सुतांग, डॉक्टरों का कहना है कि मेरी मर्दानगी बिल्कुल ठीक है, अब मुझे बताओ क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा? अगर मैं पूरी तरह एक असली मर्द हूं तो क्या तुम जिंदगी भर मेरी नैनी बनकर मेरे पास रुकोगी? सुतांग की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो शर्माकर और घबराकर कहती है, अगर आप आजमाना चाहते हैं तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। पर कैप्टन गू को गुस्सा आ जाता है। तुम खुद को क्या समझती हो सुतांग, और मुझे क्या समझती हो? जाओ बाहर जाकर सो जाओ। मामला तब और बिगड़ जाता है जब झू भाई कहते हैं, अगर लिन शियांगवेई झूठ बोल रही है तो आजकल एक नई तकनीक आई है जिसे पैटर्निटी टेस्ट या डीएनए टेस्ट कहते हैं। बस बच्चे और कैप्टन का एक बाल चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही लिन शियांगवेई पागल हो जाती है। उसे पता था कि सच सामने आ गया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। वो पागलों की तरह दौड़ती है और सुतांग के छोटे जुड़वा बच्चों फ्लावर और वीटियर को बंधक बना लेती है और उन पर हमला कर देती है। सुतांग रोते हुए पैर पड़ती है, मेरी बच्ची को छोड़ दो शियांगवेई, मैं भीख मांगती हूँ। तभी वहां वो गुंडा चेन हू भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। लिन शियांगवेई चिल्लाती है, ये बच्चा चेन हू का नहीं है, ये बच्चा तो उस मर चुके फौजी कैप्टन गू के बड़े भाई का है। और वो पागलों की तरह सुतांग पर चिल्लाती है, बच्चलन औरत, तूने ही मेरे भाई को फंसाया था। तभी कैप्टन गू और पुलिस फोर्स अंदर घुसती है और लिन शियांगवेई को वबोच लेती है। चेन हू रोते हुए कबूल करता है, साहब ये बच्चा मेरा ही है। इस लिन शियांगवेई ने ही मुझे सुतांग की इज्जत लूटने और इस पूरे कांड को रचने के लिए मोहरा बनाया था। जब लिन शियांगवेई पकड़ी जाती है तो वो पागलों की तरह चीखती है, मिंगफंग, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं। तुमने और सुतांग ने उस रात लकड़ी के गोदाम में मुंह काला किया था। मैंने खुद तुम्हें बिना कपड़ों के देखा था। लेकिन कैप्टन गू मुस्कुराते हैं और पुलिस के बड़े अफसरों को आगे कर देते हैं। कैप्टन गू दहाड़ते हैं, लिन शियांगवेई, बकवास बंद कर। मिलिट्री हेडक्वार्टर को तेरे और तेरे डायरेक्टर बाप के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। तुम लोगों ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर जूनियर फौजी भाइयों को डराया धमकाया, उनसे रिश्वत ली और उनका हक मारा है। गुंडा चेन हू पुलिस को सारे बैंक ट्रांसफर और घूसखोरी के कागजात सौंप देता है। डायरेक्टर लिन और लिन शियांगवेई रोते चिल्लाते रह जाते हैं और मिलिट्री पुलिस दोनों को हथकड़ी पहनाकर जेल की काल कोठरी में डाल देती है। डरी सहमी फ्लावर और वीटियर को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि डर की वजह से उन्हें बुखार आ गया था, जो अब इंजेक्शन के बाद ठीक हो गया है। लेकिन जब सुतांग बच्चों के न बोल पाने की बात पूछती हैं तो डॉक्टर एक बड़ा खुलासा करते हैं, इन बच्चों के वोकल कॉर्ड्स यानी बोलने की नली और दिमाग में कोई शारीरिक कमी नहीं है। ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है जिसे साइकोलॉजिकल म्यूटिज्म कहते हैं। इसके लिए आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक को दिखाना होगा। घर लौटकर छोटी फ्लावर और वीटियर होश में आते ही कैप्टन गू को दवा खिलाने की जिद करने लगते हैं। फ्लावर कहती है, दवा पी लो अंकल, फिर मैं आपको संतरे वाली कैंडी दूंगी। सुतांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चे खुद बीमार हैं पर कैप्टन की कितनी फिक्र कर रहे हैं। कैप्टन गू सुतांग से कहते हैं, सुतांग, आज के बाद अगर कोई भी तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो सीधे कहना कि तुम इन बच्चों की माँ हो और इस घर की मालकिन हो। किसी को कोई फालतू सफाई देने की जरूरत नहीं है। तभी झो भाई घर में एंट्री मारते हैं और अपने साथ विदेश से पढ़कर लौटी एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर सू को लेकर आते हैं जो बच्चों की थेरेपी करेंगी। डॉक्टर सू आते ही सुतांग को भाभी समझ बैठती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सुतांग सिर्फ नानी है तो डॉक्टर सू के तेवर बदल जाते हैं। वो सुतांग को नीचा दिखाते हुए कहती हैं, ओह, ये तो गांव की अनपढ़ देहाती औरत है, इसे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता। खैर, कैप्टन गू जैसे हैंडसम और बहादुर अफसर के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए ठीक है। डॉक्टर सू बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कैप्टन से कहती हैं, कैप्टन गू, बच्चों को बचपन में कोई बहुत बड़ा मानसिक सदमा या ट्रॉमा लगा है जिसकी वजह से इन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है, साइकोजेनिक अफेसिया। मैं इनका इलाज करूंगी। डॉक्टर सू को कैप्टन गू में बड़ी दिलचस्पी आने लगती है। वो कैप्टन को रिझाने की कोशिश करती हैं और सुतांग को हर वक्त ताने मारती हैं, तुम तो एक विधवा हो, इसी कंपाउंड में रहो, ज्यादा ऊंचे उड़ने की मत सोचना। सुतांग बेचारी डर कर सोचती है कि शायद मैंने ही फिर कोई गलती कर दी जिससे कैप्टन मुझसे खींचे खींचे रहते हैं। कुछ दिनों की हिप्नोथेरेपी के बाद भी जब बच्चों में कोई सुधार नहीं होता तो डॉक्टर सू सुतांग को अकेले में बुलाकर कहती हैं, सुतांग, बच्चों का दिल पूरी तरह बंद है। जब तक मैं उनके अतीत का सच नहीं जानूंगी, इलाज नहीं हो पाएगा। वैसे तुम जैसी गांव की बेसहारा औरत ने कैप्टन गू को कैसे फंसा लिया? तुम उनके पैसों पर ऐश करना चाहती हो ना? सुतांग रोते हुए कहती है, नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं तो बस उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बच्चों के साथ अतीत में
सुतांग हिचकिचाते हुए बताती है कि उसका पूर्व पति बच्चों के पैदा होने के वक्त से ही उनके साथ बहुत मारपीट और घरेलू हिंसा करता था, जिससे बच्चे डरकर गूंगे हो गए हैं। ये सुनकर डॉक्टर सू गंभीर हो जाती है और बच्चों को ठीक करने का एक ऐसा नुस्खा बताती है जिसे सुनकर सुतांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर सू कहती है, इन बच्चों के दिमाग में पिता का खौफ बैठ गया है। अगर इन्हें ठीक करना है तो इन्हें एक नए पिता की जरूरत है, एक ऐसा पिता जो इन्हें दिल से प्यार करे, इन्हें सुरक्षा का एहसास दे। जब इन्हें भरपूर फादर्स लव यानी पिता का प्यार मिलेगा, तभी इनका अंदर का डर खत्म होगा और ये अपने मुंह से पहली बार आवाज निकाल पाएंगी। डॉक्टर सू सुतांग को बताती हैं कि कैप्टन गू अपनी बहादुरी के चक्कर में बहुत अड़ियल हो रहे हैं। वो अपनी शर्ट के नीचे एक खून से सनी पट्टी छुपा रहे हैं। सुतांग भागते हुए कैप्टन के कमरे में जाती है तो कैप्टन चिल्लाते हैं, जियांग सुतांग, मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाजत दी क्या? बाहर जाओ। पर सुतांग नहीं मानती। वो उनका घाव देखती है। पैर का पुराना जख्म बुरी तरह सड़ चुका था और उसमें से मवाद निकल रहा था। सुतांग जबरदस्ती उन्हें मिलिट्री अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कैप्टन को बुरी तरह डांटते हैं, अरे भाई, तुम बम के जख्म को छुपाकर बैठे थे। ये पैर सड़कर हड्डी तक पहुंच सकता है। इन्हें तुरंत भर्ती करो और सीटी स्कैन कराओ। डॉक्टर सुतांग से कहते हैं, तुम इनकी फैमिली मेंबर हो ना, सुनो, इन्हें यूरिन यानी पेशाब करने के लिए भी बिस्तर से उठने मत देना। जो करना है बेड पर ही पर्दा खींच कर कराना। कैप्टन गू को शर्म आती है। वो गार्ड को बुलाने को कहते हैं, पर सुतांग डट जाती है, कोई गार्ड नहीं आएगा। डॉक्टर ने कहा है आप पेशाब नहीं रोक सकते, आप चुपचाप कीजिए, मैं पीछे मुड़ जाती हूँ। कैप्टन गू चिढ़कर कहते हैं, तुम थकती नहीं हो क्या दिन भर? सुतांग कहती है, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं नहीं थकूंगी। तभी जो भाई बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं वो कहते हैं, ओल्ड गू, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बिना ना खा रहे हैं ना सो रहे हैं, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह अड़ियल हैं। सुतांग झो भाई को धन्यवाद देती है। जब डॉक्टर सू कहती हैं कि कैप्टन गू का स्वभाव एक तिब्बती मैस्टिफ यानी जंगली कुत्ते जैसा है जिसे बांधकर रखना पड़ता है, तो सुतांग कैप्टन को चिढ़ाते हुए कहती है, डॉक्टर साहिबा ने सही कहा, आप बिल्कुल तिब्बती मैस्टिफ हैं। कैप्टन गू मुंह बनाकर कहते हैं, सू मान किंग खुद एक कुत्ता है, उसके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। डॉक्टर बताते हैं कि कैप्टन के पैर का असली कनेक्शन उनकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन से है। रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है जिसमें 1 महीना लगेगा, तब तक उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। कैप्टन गू चिल्लाते हैं, 1 महीना? इससे अच्छा तो मुझे जान से मार दो, मैं अभी डिस्चार्ज करूंगा। ऊपर से आफत ये कि कैप्टन को कई दिनों से कब्ज थी। डॉक्टर सुतांग को एक ग्लिसरीन एनिमा यानी सपोजिटरी देते हैं और कहते हैं, इन्हें पेट साफ करने के लिए ये दवा लगा दो। कैप्टन गू पूरी तरह भड़क जाते हैं, मैं ये घटिया दवा नहीं लगवाऊंगा। जियांग सुतांग, तुम मुझे यहाँ पैरालाइज्ड करके रखना चाहती हो ताकि तुम महान बन सको? मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। सुतांग उनकी बगावत देखकर मुस्कुराती है और बड़े प्यार से कहती है, ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं खुद आपको अस्पताल से भगा ले जाऊंगी। मैंने डॉक्टरों की सारी दवाइयाँ याद कर ली हैं, मैं घर पर आपकी देखरेख करूंगी। कैप्टन गू हैरान होकर कहते हैं, सुतांग, तुम अब बहुत बहादुर हो गई हो। सुतांग उनकी आंखों में देखकर कहती है, अगर भविष्य में यमराज भी आपको लेने आए ना तो मैं उनसे भी लड़कर आपको वापस छीन लाऊंगी। ब्लैक एंड व्हाइट दूत आए तो मैं उन्हें लाठियों से पीट दूंगी, इसलिए मौत की बात दोबारा मत करना वरना मैं आपको मारूंगी। कैप्टन गू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे मैं एक फौजी हूँ, मुझे तुम्हारी मार से डर नहीं लगता। फिर वो थोड़े नटखट अंदाज में सुतांग के करीब आते हैं और कहते हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे कहो कि तुम मुझे चूमना चाहती हो तो मुझे सच में बहुत डर लगेगा। सुतांग का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्माकर कहती है, तो फिर मैं आपको चूम ही लेती हूँ। कैप्टन गू हंसते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने कभी पहले किसी को चूमा है? सुतांग खामोश हो जाती है। वो सोचती है कि 4 साल पहले उस धुंधली रात में जब उस शख्स ने मुझे घास पर खींचा था तब क्या हुआ था। वो बात टालने के लिए कहती है, मुझे कुछ नहीं कहना, चलिए मैं आपको वो एनिमा लगा देती हूँ। डॉक्टर के जाने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कैप्टन गू एक सीक्रेट मिशन का बहाना बनाकर डॉक्टर से जबरदस्ती डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और घर आ जाते हैं। रात को सुतांग उनके पैर गर्म पानी से धो रही होती है। कैप्टन गू सुतांग के हाथों को देखते हैं जो काम कर करके थोड़े खुरदुरे हो गए थे। कैप्टन गू का दिल भर आता है। वो कहते हैं, तुम्हारे हाथ औरतों जैसे नाजुक नहीं रहे। मैंने सुना है कि आजकल की शहर की औरतें चेहरे और हाथों पर एक खास क्रीम लगाती हैं जिससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। सुतांग कहती है, अरे साहब, वो बहुत महंगी आती है, मुझे नहीं चाहिए। कैप्टन गू जेब से पैसे निकालते हैं और डांट कर कहते हैं, महंगी है या तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पास बहुत पैसा है। जब कोई मेरे पैसे खर्च नहीं करता तो मेरा ये दिल अंदर से जलने लगता है, एकदम गर्म हो जाता है। जाओ और सुबह सबसे पहले वो क्रीम अपने लिए खरीद कर लाओ, ये मेरा हुक्म है। सुतांग उनकी इस डांट में छिपे बेनतहा प्यार को देखकर मुस्कुरा देती है। अस्पताल में डिस्चार्ज होने से पहले दिल्ली के वो बड़े अस्पताल के हेड डॉक्टर कैप्टन गू को पैंट उतारने के लिए कहते हैं ताकि घाव की आखिरी जांच हो सके। कैप्टन गू बुरी तरह झेम जाते हैं और साफ मना कर देते हैं, मैं सबके सामने पैंट नहीं उतारूंगा, मैं घर जाकर
खुद साफ कर लूंगा। डॉक्टर हंसते हुए सुतांग से कहते हैं, अरे भाभी जी, आप ही कुछ बोलिए, आपके पति तो बहुत शर्मीले हैं। ऐसा लगता है कैप्टन साहब अपना बट यानी हिप्स सिर्फ अपनी पत्नी को ही दिखाना चाहते हैं। सुतांग भी शर्माकर लाल हो जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खुद चेक कर लूंगी। डॉक्टर मुस्कुराते हैं, चलो भाई, इसे कहते हैं सच्चा पति पत्नी का प्यार। तभी डॉक्टर बच्चों के जुड़वा होने की बात पर कहते हैं, वैसे जुड़वा बच्चे होना पूरी तरह जेनेटिक यानी आनुवांशिक होता है। शक्ल, अक्ल और स्वभाव सब पिता से मिलते हैं। वैसे आपके ये दोनों बच्चे बिल्कुल हमारे कमांडर गू यानी कैप्टन गू की कार्बन कॉपी लगते हैं। साइंस कभी झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर सुतांग के दिल की धड़कन रुक जाती है। डॉक्टर तो अनजाने में सच बोल गए थे, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि कागजों पर कैप्टन इन बच्चों के पिता नहीं है। घर आकर रात को कोयले की अंगीठी के सामने कैप्टन गू सुतांग को एक डिब्बी थमाते हैं। वो वही महंगी वाली फेस क्रीम थी। कैप्टन कहते हैं, इसे अपने हाथों पर लगाओ, तुम्हारे हाथ सैंड पेपर जैसे खुरदुरे हो गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुतांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंगीठी की लाल रोशनी में सुतांग का चेहरा चमक रहा था। कैप्टन गू मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते हैं और धीरे से कहते हैं, सुतांग, तुम सचमुच कोई सुंदर सी चुड़ैल या परी हो ना, इतनी खूबसूरत कि मेरा दिल पूरी तरह चुरा लिया। वो आगे बढ़कर सुतांग की ठुड्डी को छूते हैं और दोनों के बीच 4 साल पुराना वो अनकहा एहसास फिर से जिंदा हो जाता है। 3 बच्चों का नामकरण, अब से ये गू परिवार के चिराग हैं। कैप्टन गू सुतांग से कहते हैं, सुनो, बच्चों का अभी तक कोई सरकारी कागज यानी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना इसके वो कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं इन बच्चों को कानूनी तौर पर गोद ले रहा हूँ। ये मेरे नाम पर रजिस्टर होंगे ताकि मेरे मरने के बाद इन्हें फौजी परिवार के सारे अधिकार मिले। सुतांग घबराकर कहती है, नहीं कैप्टन, आप तो कुंवारे हैं, लोग क्या कहेंगे, और आपकी शादी होने वाली होगी तो ये बच्चे आप पर बोझ बन जाएंगे। कैप्टन गू भड़क जाते हैं, मैं किससे शादी करूंगा? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हें जिंदगी भर एक अपाहिज के साथ गुजारनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुतांग रोते हुए कहती है, मैं तो कब से तैयार हूँ। कैप्टन गू बच्चों का नामकरण करते हैं। वो उनके निकनेम व्हीट ईयर और फ्लावर को मिलाकर ऑफिशियल नाम रखते हैं। बेटे का नाम गू शियांग मैन, बेटी का नाम गू शियांग दुओ। सुतांग चौंक जाती है, आपने इनके नाम के बीच में जियांग क्यों जोड़ा? कैप्टन गू मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अनपढ़ लड़की, जियांग का मतलब यांगजी नदी भी होता है और ये तुम्हारा सरनेम भी है। अब से ये बच्चे हमारे हैं। जो भाई घर आते हैं और बताते हैं कि बच्चों का नाम सरकारी डायरी में चढ़ चुका है और अब वो कैप्टन गू के लीगल बच्चे बन चुके हैं। जो भाई मजाक में कहते हैं, ओल्ड गू, अब तो पूरी दुनिया को बता दो कि सुतांग तुम्हारी पत्नी है, शादी के लड्डू कब खिला रहे हो? कैप्टन गू उदास होकर खिड़की के बाहर देखते हैं और कहते हैं, मैं दुनिया को अपनी शादी की खबर तभी दूंगा जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर मर जाऊंगा। जो भाई के जाने के बाद सुतांग चाय लेकर कैप्टन के पास आती है, लेकिन तभी स्क्रीन पर दिल्ली के बड़े अस्पताल के हेड डॉक्टर की वो सीक्रेट रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसे कैप्टन गू ने सुतांग से छुपा कर रखा था। कैप्टन गू मिंगफेंग की रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन और ट्यूमर उनकी नसों में पूरी तरह फैल चुका है। अगर तुरंत कोई चमत्कारिक सर्जरी नहीं हुई तो बिना ऑपरेशन के वो अगले 3 महीनों के भीतर पूरी तरह पैरालाइज्ड यानी अपाहिज हो जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है। ओ माय गॉड! तो ये है कैप्टन गू का वो आखिरी सच। वो जानते हैं कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसीलिए वो सुतांग से शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि चुपचाप अपने सारे पैसे, अपना घर और अपना नाम उन बच्चों के नाम कर रहे थे ताकि उनके जाने के बाद सुतांग और बच्चों को कभी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। कैप्टन गू उदास होकर अकेले में सिगरेट फूंक रहे होते हैं। तभी सुतांग कमरे में आती है और उनके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। चोट पर सिगरेट पीना मना है साहब, कैप्टन गू चिढ़कर कहते हैं। तो क्या हुआ? वैसे भी मैं एक बेकार और मरने वाला इंसान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। सुतांग रोते हुए कहती है, आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, आप दिल्ली जाकर अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा लीजिए। कैप्टन गू चौंक जाते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? सुतांग बताती है कि वो पैदल चलकर पुराने अस्पताल गई थी और वहाँ के डॉक्टरों से आपकी सीक्रेट रिपोर्ट का सच पता किया। कैप्टन गू चिल्लाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, उस ऑपरेशन की सक्सेस रेट बहुत कम है। अगर मैं बच भी गया तो जिंदगी भर के लिए एक वेजिटेटिव स्टेट बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सिर पर जिंदगी भर का बोझ बनूं। तभी सुतांग एक खतरनाक कदम उठाती है। वो रसोई से धारदार चाकू लाती है और अपनी गर्दन पर रख लेती है। अगर आप दिल्ली नहीं गए तो मैं अभी आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। कैप्टन गू व्हीलचेयर से गिरने को होते हैं। वो चिल्लाते हैं, पागल लड़की, चाकू नीचे रख, अगर तू मर गई तो तेरे इन 3 साल के बच्चों का क्या होगा? सुतांग रोती है, बच्चे अब आपके नाम पर रजिस्टर हैं, सेना उनका ख्याल रखेगी। अगर आप मरेंगे तो मैं आपसे पहले मरकर वहां आपका इंतजार करूंगी। कैप्टन गू पूरी तरह हार जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा।
अगर मैं जिंदा लाश भी बन गया तो तू आकर मेरी सेवा करना, पर चाकू नीचे रख। जाने की रात दोनों के बीच बरसों का दबा हुआ गुबार बाहर आता है। सुतांग रोते हुए कहती है, साहब आप मेरे और बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर क्या आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं अपना रहे क्योंकि मैं एक बदचलन औरत हूँ जिसने किसी और मर्द के साथ रात बिताई है? साहब मैं गंदी नहीं हूँ, मैंने खुद को हमेशा साफ रखा है। कैप्टन गू का दिल टूट जाता है। वो कहते हैं, सुतांग चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। सुतांग कहती है, 4 साल पहले उस धुंधली रात में किसी ने मुझे बेहोश करके घास के मैदान में खींचा था। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ। मैं भी कैप्टन गू की औरत बनने का एहसास जीना चाहती हूँ। मुझे आपकी सिर्फ हमदर्दी या दया नहीं चाहिए। कैप्टन गू उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, सुतांग इस रास्ते पर एक बार कदम रख दिया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दिल्ली से ठीक होकर वापस आऊंगा और आते ही सबसे पहले तुमसे शादी करूंगा। अगले दिन कैप्टन गू को मिलिट्री की गाड़ी में दिल्ली भेज दिया जाता है। सुतांग उनके लिए 3 डिब्बे भरकर उनका पसंदीदा अचार और कपड़े साथ भेजती है। कैप्टन के जाने के बाद सुतांग का दिल नहीं मानता, वो भी दिल्ली जाना चाहती है, लेकिन फौजी लीडर्स उसे मना कर देते हैं। ट्रेन का सफर 30 घंटे से ज्यादा का है, तुम 2 छोटे बच्चों के साथ नहीं जा सकती। तब सुतांग अपने बच्चों गुशियांग मैन और गुशियांग डुओ का हाथ पकड़कर सीधे डॉक्टर सू के पास पहुंचती है। डॉक्टर सू, जो कि शहर के मेयर की बेटी थीं, एक बड़े सरकारी रेस्टोरेंट में सुतांग से मिलती हैं। डॉक्टर सू तंज कसते हुए पूछती हैं, तुम वहाँ किस हैसियत से जा रही हो, पत्नी बनकर या सिर्फ बिस्तर साझा करने वाली नैनी बनकर? वो एक अपाहिज और बदमिजाज इंसान है, तुम्हें उससे क्या मिलेगा? सुतांग बिना डरे कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहिबा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपाहिज हैं या गुस्से वाले, मैं बस उन्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। अगर वो ठीक रहे तो मैं दूर से देखकर भी जी लूंगी। सुतांग की ये निस्वार्थ मोहब्बत देखकर डॉक्टर सू का घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो दिल से हार मान लेती हैं और कहती हैं, सच में सुतांग, इस दुनिया में तुम जैसी पागल और भोली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वो आदमी भी सिर्फ तुम्हें देखता है, उसकी आंखों में सिर्फ तुम हो। डॉक्टर सू अपनी अप्रोच लगाकर सुतांग और उसके दोनों बच्चों के लिए दिल्ली की VIP ट्रेन का टिकट टेबल पर रख देती हैं और कहती हैं, ये लो टिकट, वहां जाकर उस अड़ियल फौजी को मरने मत देना, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सुतांग रोते हुए उन्हें धन्यवाद कहती है। सुतांग जब बच्चों को लेकर दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल पहुंचती है तो पता चलता है कि कैप्टन गू का ऑपरेशन तो हो गया है, पर वो ICU में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तभी वहां एक और बुजुर्ग मरीज की मौत पर लोग रो रहे होते हैं, जिससे सुतांग को गलतफहमी हो जाती है कि कैप्टन गू गुजर गए हैं। सुतांग पागलों की तरह ICU का दरवाजा पीटती है और चिल्लाती है, मिंगफैंग आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी एक चमत्कार होता है। जो बच्चे आज तक एक शब्द नहीं बोले थे, अपनी माँ को तड़पता देख और पिता को खोने के डर से उनके मुंह से पहली बार आवाज फूट पड़ती है, पापा पापा उठ जाओ पापा। बच्चों की आवाज सीधे ICU के भीतर कैप्टन गू के कानों तक पहुंचती है। डॉक्टरों के होश उड़ जाते हैं जब कोमा में जा रहे कैप्टन गू अचानक अपनी आंखें खोल देते हैं। डॉक्टरों की टीम कहती है, चमत्कार हो गया, बच्चों की आवाज ने मरीज को मौत के मुंह से खींच लिया। कैप्टन गू अब खतरे से बाहर हैं। आहिस्ते आहिस्ते कैप्टन गू रिकवर होने लगते हैं। सुतांग और बच्चे दिन रात उनकी सेवा करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, कैप्टन साहब आपकी रीढ़ की हड्डी की नसें अब बिल्कुल ठीक हैं, आप धीरे धीरे चल सकते हैं। कैप्टन गू सुतांग का हाथ पकड़ते हैं, 2 कदम चलते हैं और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, जियांग सुतांग अब और कोई बहाना नहीं, यहाँ से सीधे कंपाउंड चलेंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे। कंपाउंड लौटते ही दोनों कोर्ट जाते हैं और शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। सुतांग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, साहब अब हम लीगल पति पत्नी हैं, अब कोई हमें बदचलन या आवारा नहीं कह सकता। कैप्टन गू पूरे रास्ते हर मिलने वाले को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते फिरते हैं, देखो ये मेरी पत्नी है जियांग सुतांग। झो भाई और उनकी पत्नी याओ याओ भी बेहद खुश होते हैं। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि फ्लावर और व्हीटियर अब पूरी तरह साफ साफ बोलने लगे थे। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट ना आए तो मजा कैसा। जैसे ही ये लोग खुशियां मना रहे होते हैं, सुतांग का वो भगौड़ा और दुष्ट पूर्व पति जाओ वे चियांग अपनी लकवाग्रस्त बूढ़ी माँ और पूरे गांव के सरपंच को लेकर कंपाउंड में धमक पड़ता है। उसके पीछे मिलिट्री पुलिस भी होती है। जाओ वे चियांग चिल्लाता है, ये सुतांग मेरी औरत है, 5 साल पहले इसने मुझसे पैसे लिए थे और भाग गई, ये दोनों बच्चे भी मेरे हैं। कैप्टन गू ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मेरी बीवी को अपने पास रखा है और अवैध संबंध बनाए हैं। जेल में बंद डायरेक्टर लिन ने जेल से ही कैप्टन गू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी ताकि कैप्टन को कोर्ट मार्शल कराया जा सके। मिलिट्री पुलिस कैप्टन गू और सुतांग को हिरासत में लेने लगती है। कैप्टन गू बिना डरे कहते हैं, तफ्तीश जरूर कीजिए, लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। दिल्ली के अस्पताल में इन दोनों बच्चों का और मेरा DNA टेस्ट हुआ है,
उसकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। तभी मिलिट्री हेडक्वार्टर के बड़े अफसर सीलबंद रिपोर्ट लेकर आते हैं और सबके सामने पढ़ते हैं। जांच से साबित होता है कि जियांग सुतांग जाओ वे चियांग से शादी करने से पहले ही कुंवारी थी और उसका जाओ परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। और सबसे बड़ा सच, ये दोनों जुड़वा बच्चे फ्लावर और वीटियर जाओ वे चियांग के नहीं बल्कि 100% कैप्टन गू मिंग फैंग के सगे खून हैं। ये सुनते ही जाओ वे चियांग और गांव के सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाओ चिल्लाता है, झूठ है, उस रात तो गांव के किसी बूढ़े फौजी को भेजा गया था, ये कैप्टन कहाँ से आया। तभी मिलिट्री पुलिस जाओ वे चियांग को लाठियों से पीटती है और वो सारा सच उगल देता है। दरअसल 4 साल पहले जब कैप्टन गू जख्मी होकर उसी गांव में इलाज करवा रहे थे, तब वो एक रात बेहोशी और दर्द मिश्रित धुंधलेके में थे। गांव के भ्रष्ट सरपंच ने जाओ परिवार के साथ मिलकर साजिश रची थी और कैप्टन को जाओ की जगह उस घास के मैदान में भेज दिया था जहां सुतांग थी। कैप्टन गू को उस रात का कुछ याद नहीं था क्योंकि वो बेहोश थे, लेकिन जाने से पहले जब कैप्टन दिल्ली जा रहे थे तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने झो भाई को पूरी तफ्तीश करने को कहा था। उसी तफ्तीश में ये सच सामने आया कि कैप्टन गू ही उन दोनों बच्चों के असली और जैविक पिता हैं। झूठा आरोप लगाने और फौज को धोखा देने के जुर्म में जाओ वे चियांग और उसके साथियों को पुलिस हमेशा के लिए जेल में डाल देती है। सारे विलन्स का खात्मा हो जाता है। रात को कैप्टन गू और सुतांग अपने कमरे में होते हैं। सुतांग शर्माते हुए कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 4 साल पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही मेरे पति हैं। कैप्टन गू मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, अब अपनी इस खूबसूरत पत्नी को मैं कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आज हमारी असली सुहाग रात है। अगली सुबह दोनों कमरे से देर से निकलते हैं। नन्हे फ्लावर और वीटियर अपनी चाची याओ याओ के साथ आते हैं और हंसते हुए पूछते हैं, मम्मी पापा आज आप दोनों इतनी देर से क्यों उठे और मम्मी का चेहरा इतना लाल क्यों है। याओ याओ हंसते हुए कहती है, अब कोई तुम्हारे मम्मी पापा को परेशान नहीं करेगा, सब बुरे लोग जेल चले गए हैं, अब तुम लोग रोज अपने पापा के साथ खेल सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस बेहद खूबसूरत उतार चढ़ाव वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कैप्टन गू और उनकी नैनी का एक बेहद शानदार और हैप्पी एंडिंग होता है। विलेंस जेल पहुंच गए, कैप्टन गू ठीक हो गए और सुतांग को उसका सच्चा प्यार और बच्चों को उनका असली पिता मिल गया। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई ब्लॉकबस्टर कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।